नमस्ते आदाब, स्वागत है हमारे चैनल गांव की गूंज में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जिन्होंने खुशियां किस्तों में बेचना शुरू किया और आज गांव की तकदीर लिख रहे हैं। कभी बीमा एजेंट रहे, कभी राइस ब्रांड व्यवसायी रहे और आज हम सभी के बीच में बुधवार ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के रूप में हमारे सामने हाजिर हैं। तो स्वागत करते हैं श्री राजकमल मद्धेसिया जी का। बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन जी, गांव की गूंज के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। राजकमल जी, आपकी शुरुआत एक जीवन बीमा एजेंट के तौर पर आपने अपने करियर की शुरुआत किया था। बीमा क्षेत्र में लोगों को भविष्य के लिए बड़ा तैयार करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इस काम ने आपको लोगों की मानसिकता समझने में कितना मदद किया? तहसीन जी, जून 2006 में मैं अभिकर्ता के रूप में ज्वाइन किया और जब ज्वाइन किया तो पहले महीने में मैं 2 बीमा किया जी। और 2 बीमा करने के बाद जब मेरा पहला कमीशन 1553 रुपये जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि इस कार्य को और भी आगे बढ़ाया जाए तो इससे मुझे बहुत सी आमदनी का जरिया हो मिलेगा और लोगों को सुरक्षा और बचत दोनों साथ में दिया जा सकता है। लेकिन एक एजेंट के तौर पर जब भी हम लोग कहीं पहुंचते हैं कन्विंस करने के लिए, जी तो बहुत ना सुनना पड़ता है। एक बार में जल्दी कोई बीमा देता नहीं है। जी। उस दौर ने आपको धैर्य दिया, संघर्ष के बारे में क्या सिखाया ऐसा जो आज राजनीति में काम आ रहा है? क्योंकि राजनीति भी बड़ा धैर्य का काम है। जी। और जो एजेंसी चलाते हैं बीमा के क्षेत्र उसमें बड़ा धैर्य का काम है। तो उससे आपने कितना कुछ सीखा? जब मैं बीमा के क्षेत्र में उतरा जी, तो मैं पहले से ही सामाजिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा भी समाज के क्षेत्र में बढ़िया योगदान रहा। तो मैं बीमा के क्षेत्र से जब जुड़ा तो लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, तो जब मैं बीमा एजेंट बना तो मुझे समझाया गया कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ट्रेनिंग के दौरान जी। तो उसके बाद लोगों के पास जब मैं गया तो पहले मैं ये देखता था कि उनके पास आय का क्या जरिया है जी, कि वो व्यापार के क्षेत्र में है, नौकरी के क्षेत्र में है, या अपने वहाँ विदेश में भी लोग बहुत जाते हैं और बाहर भी लोग कमाने जाते हैं। तो इस तरह से मैं उन लोगों के पास जाता था और उनके आय के पहले साधन को देखता था कि उनके पास आय है कि नहीं है। वो केवल जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं, चला रहे हैं अपना जीवन, या कि कुछ बचत कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के पास मैं जाता था तो कोई व्यापार से जुड़ा होता था तो मैं उनको सुरक्षा और बचत दोनों के बारे में समझाता था। तो ऐसे लगभग मैं ऐसे ही लोगों के पास जाता था जो लोग इसको कर सकें, न कि वो लोग ना नुकुर करें। तो पहले तो समझाने पे ये लोग कहते थे कि मेरे पास पैसे की कमी है, चाहे आय नहीं है, चाहे मैं और कहीं भी इन्वेस्ट किया हूँ। तो मैं ये समझाता था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं पहला किस्त अपने पास से दे दे रहा हूँ और आप मुझे जब आपके पास पैसा आएगा तो मुझे दे दीजिएगा। इस तरह से मैंने बहुत से बीमा किया जो मैं पहले किस्त अपने पास से दे देता था और लोगों को उत्साह बढ़ाता था कि आप बीमा करें, ताकि आपके साथ साथ आपके परिवार की भी सुरक्षा और बचत दोनों साथ साथ रहे। कहीं न कहीं जीवन बीमा निगम ने लोगों को एक बड़ा रोजगार देने का काम किया है और बहुत सारे जो युवा अपने क्षेत्र में खाली बैठे हैं तो उनको एक संदेश दिया जा सकता है कि वो भी कहीं न कहीं इस क्षेत्र से जुड़ करके एक आय तो कर ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं न कहीं वो संघर्ष की राह भी आपको बड़े पैमाने पर सिखाता है, जो एक सीख मिलता है कि समाज से जूझना कैसे उनसे पैसे निकलवाने हैं। ये एक बड़ा ही ट्रेंड कार्यक्रम होता है, खास करके भारतीय जीवन बीमा निगम का। बाद में आप राइस ब्रांड के क्षेत्र में भी आ गए, बीमा के क्षेत्र से निकल करके। वो दौर आपका कैसा था? अभी व्यवसाय चल रहा है? नहीं, राइस ब्रांड का काम अंशकालिक रहा। अच्छा। जब मैं 2011 में मेरा जब विवाह हुआ उसके बाद मुझे लगा कि और भी कुछ व्यवसाय करना चाहिए।
ताकि कुछ आय बढ़े और मतलब उससे अपना जीवन यापन हो, चाहे और भी कई चीज़ें आती हैं। जी जी जी। तो मैंने राइस ब्रांड का काम शुरू किया और राइस ब्रांड का कार्य करते करते 2019 में मैं अपने मित्र राकेश जी के मिल में पार्टनर भी बना। अच्छा। और अभी तक तो मैं उनके साथ हूँ। और इसके साथ साथ एक कार्य हमने और किया, ये एक पेट्रोल पंप जो हमारे ही एक करीबी का था, उसको मैं लीज पर लेकर चलवा रहा हूँ। इंडियन ऑयल का। इंडियन ऑयल वाला। यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब आपने जोखिम उठाना शुरू किया, जैसे जैसे अनुभव बढ़ रहा था उस हिसाब से। अब तो आप कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से स्थिर हैं जी। तो राजनीति में आने का मन कैसे बना है? चूंकि मेरा परिवार शुरू से ही सामाजिक पृष्ठभूमि के परिवार से मैं आता हूँ और मेरा जो भी कार्य है समाज के प्रति ही होता है। जैसे कि मेरा शिक्षा के क्षेत्र में मेरा विद्यालय चलता है, उसमें भी समाज से जुड़ने का काम होता है। मेरे ही जमीन में बाजार लगती है जो कि समाज से जनता से जुड़ने का एक कार्य होता है। तीसरा मैं अभी करता हूँ, वो भी जनता से ही जुड़ने का एक कार्य है। अच्छा, कार्यक्रम अभी चल रहा है? जी जी जी। अभी वो चल रहा है और इस कारण मैं समाज से जुड़ता गया और राजनीति में आने के लिए मुझे मेरे पिताजी का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा कि आप समाज के क्षेत्र में भी आगे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं, उसके साथ आप राजनीति के क्षेत्र में भी आइए तो आपको इसका लाभ मिलेगा और समाज से जुड़ने का भी एक मौका है और समाज के लोगों की सेवा करने का भी एक मौका, अच्छा अवसर है। और इसमें मेरे मित्रों का और सहयोगियों का भी बड़ा योगदान रहा है जो मुझे हमेशा उत्साह बढ़ाते रहे कि आप राजनीति में आइए और शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कीजिए ताकि आपका नाम और भी आगे बढ़े। नहीं, कोई खास घटना हाँ जी जिसने एकदम आपने डिसाइड ले लिया कि अब तो हमको राजनीति में आना है, वो खास पल अगर आप याद कर सकें उन पलों को तो मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि राजनीति में कदम रखने के लिए पहले तो मैं नानुकुर किया, लेकिन पिताजी और मित्र एवं सहयोगियों का एक प्रभाव था कि आप उतरिए राजनीति में, आप उसके लायक हैं और आपको इस क्षेत्र में आना ही चाहिए ताकि आप कुछ ऐसा कार्य करें ताकि लोग आपको जाने, आपके परिवार को जाने, आपको अच्छे तरह से जाने ताकि आप इस क्षेत्र में मतलब क्षेत्र में बड़ा योगदान हो। तो कंबल वितरण जो हुआ था पहली बार आपके विद्यालय पर, वहां से ही शुरुआत मानी जाए? हाँ, मान सकते हैं। शायद पहले 12 जनवरी को। जी जी, 12 जनवरी 2020 जी। लेकिन उसके बाद फिर कंबल वितरण नहीं हुआ? नहीं, अब ये चीजें मैं आपको बता दूं कि कंबल वितरण जब मैं कराया उस समय 500 से 600 कंबल हमने वितरण कराया था। उसके बाद भी बहुत से लोग ये कहे कि हमको नहीं मिला। बाद में हमने निर्णय लिया और हमारे मित्रों एवं सहयोगियों ने भी निर्णय लिया कि आप कंबल इस तरह मत बांटिए, आप जरूरतमंद को कंबल दीजिए ताकि जिनको जरूरत उनको मिल सके। मैं हर वर्ष बिना बताए हर गरीब महिलाओं को, जैसे विधवा महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं और जो निसहाय असहाय लोग हैं, उनको मैं कंबल उनके घर तक पहुंचाता हूं। एक एक घर में पहुंचाता हूं जो उस लायक है ताकि मिसयूज ना हो, कोई मिसयूज ना हो, जो जरूरतमंद है उन्हीं को मिले। बिना शोर शराबे के आपने काम किया पिछले 4 सालों में। मैं जैसे एक मित्र ही थे तो उन्होंने कहा कि पहली बार तो बांटे, जी जी, खूब हाईलाइट हुए जी, लेकिन बाकी के 4 सालों में पता नहीं चला। शायद उनको यह पता नहीं होगा कि कार्यक्रम तो चला, लेकिन जी, समाज सेवा में आजकल क्या ना कि फैशन आ गया है जी कि लोग अगर एक केला दान दे रहे हैं तो 100 फोटो सर्कुलेट हो रहा है। और तो आपने ऐसा नहीं किया? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मैं सोचा कि अगर इस तरह के कार्य किए जाएंगे तो लोगों में वो चीज नहीं रह पाएगी जो हम लोग सोच रहे हैं। बुधरवार एक बड़ी और जागरूक ग्राम सभा है
जब आप पहली बार वोट मांगने निकले फर्स्ट टाइम, जी जी। तो लोगों का आपके प्रति क्या नजरिया था और आपने क्या फील किया? क्योंकि वोट मांगना बड़ा आसान काम नहीं होता है। जी जी। तो क्या फीलिंग थी, उस अनुभव को भी शेयर करिए और लोगों का नजरिया भी शेयर करिए। जब मैं पहली बार जब वोट मांगने गया तो लोगों का बहुत स्नेह मिला। मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मैं चुनाव मैदान में लड़ रहा हूँ। पहली बार आ रहा? पहली बार मुझे लगा ही नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जहां भी गया कोई ये नहीं कहा कि आप चुनाव मैदान में क्यों उतरे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसमें कहीं मुझे ना नुकुर कोई जवाब नहीं दिया और सब लोगों ने लगभग उत्साह बढ़ाया कि बहुत बढ़िया आपने कार्य किया कि जो आप प्रधानी के लिए चुनाव लड़े, इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका नजरिया स्पष्ट था शुरू से ही? एकदम 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 स्पष्ट था और मुझे भी पूरा विश्वास था कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। कहीं न कहीं कोरोना काल का असर था जो आपने कोरोना काल के दौरान? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं कोरोना काल में लगभग सैकड़ों घरों में राशन, जैसे कि मैं चावल, दाल, तेल, नमक, साबुन, बिस्किट, चाय की पत्ती, यहाँ तक कि मैं आलू और प्याज भी लोगों के घर तक पहुंचाया, पैकेट बना बनाकर। और इसका मुझे एक तरह से कहिए तो लाभ भी मिला कि मैं चुनाव मैदान में जब आया तो लोगों ने कहा कि बाबू यह रहना जिन कोरोना में हमन के रसनवा देले रहना है। एक अपनत्व जो अपनत्व तो मिला, उसका लाभ भी मिला मुझे। और उसके पहले भी हम लोगों ने कोरोना काल में डिटॉल साबुन पूरे गांव में बंटवाया था। साबुन है, मास्क है। हाँ, मास्क है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने बंटवाया था। मास्क तो हमको लग रहा है कि हम लोगों ने 20 बार बंटवाया था। उसकी शुरुआत तो निश्चित तौर पर आपके द्वारा हुई थी। बाद में बहुत सारे और समाज सेवी भी आए, जुड़े हैं, अन्य संस्थाएं भी आए, उन लोगों ने वितरण किया। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन होता है इसका। वो कहीं न कहीं जो एक छवि क्रिएट हुआ उस दौरान, उसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिला। जब आप प्रधानी जीत गए तो प्रधान बनने के बाद जब आपने पहली बार अपनी कुर्सी संभाली तो क्या अंतर आपने देखा व्यापारिक फाइलों में जो अब तक आपने व्यवसाय किया था, और अब प्रधानी के फाइलों में क्या अंतर आपने महसूस किया? कौन आसान था, व्यवसाय आसान था या प्रधान की कुर्सी आसान लग रही थी आपको? देखिए, व्यापार, चूंकि जो मैं व्यापार कर रहा था वो व्यापार चलते फिरता व्यापार था मेरा, तो प्रधानी जब आई तो उसमें व्यापार रोड़ा नहीं बना। तो प्रधानी भी मैं अपने तरीके से किया, जिस तरह से समाज चाहता था, जिस तरह से जनता चाहती थी कि किसी प्रकार का कोई उनको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हर समय उपलब्ध रहना, किसी के बात को सुनना, किसी की बात को करना, जो भी हो ग्राम सभा के प्रति मैं उसको करता रहा। कहीं भी मुझे कठिनाई नहीं आई कि कहीं व्यापार आड़े आ रहा है, चाहे प्रधानी कर रहा हूं मैं तो उसके पीछे कोई इस तरह की कोई समस्या नहीं है। जैसे कई लोगों से मैं सुनता हूँ राजनीति बड़ी कठिन है, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, इससे दूर रहेंगे। अक्सर एक जो उच्च वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वो हमेशा भागता फिरता है। अब पता नहीं जिम्मेदारियों का दबाव इसे कह लें, तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि मैं कहाँ से प्रधानी चला आया? बड़ी कठिन है सबको मोटिवेट करना, सबको साथ लेके चलना। देखिए, जब किसी अच्छे कार्य को आप जब करेंगे तो उसमें अच्छाइयाँ भी आती हैं और कठिनाइयाँ भी आती हैं, बुराइयाँ भी आती हैं। तो उससे आप जब भागेंगे तो आप कोई भी कार्य, चाहे वो प्रधान का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे नौकरी का हो, उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमने कभी भी प्रधान के रूप में कार्य नहीं किया। फुल्ली संतुष्ट? हाँ, फुल्ली संतुष्ट है। प्रधान के रूप में मैंने कभी अपने आप को दिखाया भी नहीं कि मैं प्रधान हूँ। शोबाजी नहीं हुई। हाँ, कभी भी मैं शोबाजी चाहे किसी तरह का ऐसा कार्य नहीं किया कि मैं गांव का प्रधान हूँ और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कभी फील नहीं आया मेरे दिमाग में। चलिए, बीमा एजेंट के तौर पर आपने लोगों का भविष्य तो सुरक्षित किया और फिर आपने एक प्रधान के तौर पर कार्य करना शुरू किया। बुधरवार के विकास के लिए आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, विकास के क्षेत्र में अगर आया जाएगा तो इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य,
सड़क, नाली, और पर्सनल लाभ के लिए कहें तो आवास हुआ, शौचालय हुआ, पेंशन हुआ, इन सब चीज़ों की आवश्यकताएं समाज के लोगों को पड़ती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं पहले आता हूँ। हमारे ग्राम सभा में 3 विद्यालय हैं, इसमें से 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 जूनियर विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में हमने टाइलीकरण का कार्य, डेस्क बेंच न्यू बनवाकर रखवाने का प्रयास। जो बच्चे जमीन पे बैठते थे, आज के डेट में हमारे तीनों विद्यालय में सब बेंच पे बैठते, कोई भी बच्चा जमीन पे नहीं बैठता है, बेंच पे बैठता है। और सबसे बड़ी बात है कि जूनियर विद्यालय जो हमारे गांव में है केवटैया में, वो विद्यालय मर्ज होने जा रहा था। इसका एक कारण था कि संख्या कम थी। तो उसके प्रधानाचार्य से जब मैं बात किया उनके अरुण पांडे जी से, तो उन्होंने कहा कि भैया आपका सहयोग चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई आपको पूरा सहयोग मिलेगा, विद्यालय मर्ज नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया। उसमें करीब 55 बच्चे आज के डेट में पढ़ रहे हैं और विद्यालय मर्ज होने से बच गया। और इस समय तीनों विद्यालय कार्य कर रहे हैं। दूसरी विषय स्वास्थ्य पर आता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे वहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो शुक्र टोले पर कहिए या फिर यादव टोले पर कहिए, उसका कहा जाता है नाम। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एकदम जीर्ण शीर्ण दशा में हो गया था। कोई भी आता था तो देखता था, कहता था ये स्वास्थ्य केंद्र है या कोई कब्रखाना है। तो जब मुझे ये बात सुनने को मिली तो मैं तत्काल वहाँ के बाउंड्री वाल, वहाँ का इंटरलॉकिंग का कार्य, टाइलीकरण का कार्य, शौचालय का कार्य, जो कि मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। नहीं आता, सही बात है। लेकिन फिर भी क्षेत्रवासियों और जनता की बात को सुनकर मैं उस कार्य को कराया। और आज के डेट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे वहाँ है, वो बिल्कुल सुंदर और सुसज्जित रूप से कार्य कर रहा है। उसके बाद हमारे वहाँ एक एम्बुलेंस चलता था, जो 102 नंबर है, 102 नंबर, जो महिलाओं को प्रसव के लिए रखा गया था। वो बस यहाँ से हट गई थी। तो उसके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस को लाने के लिए बहुत प्रयास किया। और प्रयास करके अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस समय पूर्णतः हम लोग के वहाँ एम्बुलेंस रह रहा है। अब 24 घंटा रह रहा है, जिसको आप 24 घंटे कार्य कर रहा है वो। फिर तीसरी चीज आती है सड़क और नाली। सड़क और नाली के क्षेत्र में हमने लगभग पूरे गांव में हमने गली गली इंटरलॉकिंग का कार्य, नाली निर्माण का कार्य, समस्या आती है जल निकासी की, तो हमने करवाया है। कुछ जगहों पे बाकी रह गई हैं, 1-2 जगहों पे बाकी रह गई हैं। कुछ तो सड़क 2-3 सड़कें बाकी रह गई हैं, जिसको मैं अभी 1-2 महीने के अंदर कराने का प्रयास करूंगा और हो भी जाएगा। उसके बाद आता है आवास, शौचालय और पेंशन। अपने गांव में अब तक हमारे गांव में 23 आवास बन चुके हैं। अच्छा। और कुछ मानक, सरकार के कुछ मानक ऐसे हैं जिससे आवास लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसमें मैं सरकार के लोगों को भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो मानक ग्राम सभा में दिया जा रहा है, उससे तो किसी को आवास नहीं मिल पाएगा। अब बताइए आज के डेट में झोपड़ी किसके पास रह गई है? सही बात है। और यही चीजें जो जैसे नगर पंचायत है, नगर पालिका में है, वहाँ 2 मंजिले और 3 मंजिलों पर आवास मिल जा रहा है। और हमारे ग्राम सभा में अगर आवास के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये आता है कि जिनके पास झोपड़ी हो, जिनके पास कटरैन हो, तो 7 फीट के नीचे जिसका फाटक हो। आप बताइए, आप 7 फीट के नीचे जिसका फाटक कहाँ मिलेगा? जब वो इतना कर लेगा तो फिर वो आवास बना लेगा। ये समस्याएं हम लोग के सामने आ रही हैं। तो जनप्रतिनिधियों से इस बातों को हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि सरकार इस बात को समझे कि आवास कटरैन वालों को भी मिलना चाहिए, या जर्जर जिसका आवास हो गया है उसको भी, लिंटर वाले जो मकान जो जर्जर हो गए हैं उनको भी आवास मिलना चाहिए, ताकि थोड़ा कानून में अगर लचीलापन आता है तो उसका लाभ मिल जाए।
दूसरी बात है शौचालय की। शौचालय लगभग हमारे ग्राम सभा में कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जिसके घर में शौचालय ना हो। हमने अब तक इसके पूर्व में भी लोग शौचालय पाए हैं और हमारे भी कार्यकाल में शौचालय लगभग 500 के करीब शौचालय हम लोगों ने दिया है, बना है। और पेंशन भी हम लोगों ने बनवाया है, करीब 250 से 300 पेंशन हमने बनवाया है। लगभग पेंशन का जो भी छोटे जो भी इस क्रम में आते हैं लगभग सबको दिलवाने का कार्य हम लोग किए हैं। बीच में मैं टोकना चाहूंगा, जी जी। सार्वजनिक शौचालय बुधवार में कहाँ है और कहाँ और प्रोजेक्ट है बनने का, उस पर कुछ प्रकाश डाल सकें? तहसीन जी, सार्वजनिक शौचालय तो एक कोऑपरेटिव के पास, सहकारी समिति के पास एक बना है नया, हाँ। जो इस समय कार्यरत हो चुका है। दूसरा शौचालय सुलभ शौचालय जो काली मंदिर के पास है, और एक शौचालय हमारे पंचायत भवन में है, और चौथा शौचालय जो बाजार लगती है हमारी जमीन में, वहाँ एक शौचालय हम लोगों ने बनवाया है ताकि जनता को उसकी सुविधा मिल सके। वो 24 घंटे खुले रहते हैं। हाँ जी जी, 24 घंटे खुले रहते हैं। एक शौचालय की आवश्यकता रामलीला स्थल यानी कि पुलिस चौकी के पास जरूरत है, हाँ। जहाँ दशहरा और तहजिए का मेला लगता है, वहाँ एक शौचालय की आवश्यकता है। प्रयासरत है हम लोग कि एक शौचालय वहाँ बन जाए ताकि जो बाहर के दूर दराज के लोग भी आते हैं उनको इसका लाभ मिल सके। नहीं, इसका महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया दिक्कत होती है, तो इसका लाभ हम लोग जब इसके पिछले पॉडकास्ट में पूर्व प्रधान जी आए थे तो उनसे भी मैंने जिक्र किया था वहाँ के लिए, क्योंकि अगर आप इस समय हैं तो मैं चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में एक अच्छा कार्य हो जाए। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कई बार दिक्कत भी होती है। पास में मस्जिद है, उनका अपना शौचालय तो है, लेकिन अदर लोगों को वहां जाना लोग अच्छा नहीं समझते हैं, वर्जित है, तो कई लोग परेशान हो जाते हैं, खास करके महिलाएं बड़ी परेशान होती हैं इसके लिए। तो बन जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, और गांव के तरफ से जो बाहरी क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से आपका शुक्रगुजार रहेंगे अगर आपके शासन काल में ये बन जाता है। तो बात करते हैं कि जैसे काम आपने बहुत करवाया है इसमें, तो अक्सर बजट की बातें होती हैं जी। जैसे ग्राम घोघरा के प्रधान जी भी आए थे, तो बजट को लेकर के उनसे चर्चा हुई थी जी। तो दो चीजें मैं आपसे मोटे मोटे तौर पर जानना चाहूंगा कि क्या सरकारी बजट प्राप्त करने में बाधा आती है, और क्या सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है? देखिए तहसीन जी, सरकारी बजट जो है वो एक लिमिट है उसका कि आपको इतना ही पैसा मिलना है। एक राज्य वित्त है और दूसरा केंद्रीय वित्त है। इन दोनों में धन आता है तो एक सीमित दायरे में आता है, और उस धन से जो हम लोगों को कार्य कराना है वो बाधाएं आती हैं कि मान लीजिए हमने एक लंबी चौड़ी रोड बनवा दिया, एक दूसरा भी बनवा दिया, तो उसमें धन वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो इस कारण हम लोग को ये दिक्कतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग मनरेगा की तरफ जाते हैं, जो मनरेगा के द्वारा हम लोग को मिलता है। जैसे कि 60 और 40 का रेशियो होता है कि आप 60% कच्चा काम कराएंगे तो उसके सापेक्ष में 40% आपको पक्का काम मिलेगा। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि कच्चा काम जैसे चक्रोड हुआ, पोखरा हुआ, मेड़बंदी हुआ, ये हम लोग करवाते हैं ताकि अधिक से अधिक हम लोग को पक्का काम मिल जाए, चाहे आरसीसी हो, चाहे वो इंटरलॉकिंग हो, और खड़ंजा तो बहुत नाम मात्र रह गया है। तो इन सब कार्यों को कराने में हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। हम लोगों को तो लगभग खड़ंजा लगभग खत्म ही हो जी जी, खड़ंजा खत्म हो गया, लेकिन कहीं कहीं अब खड़ंजा एक दो जगह जरूरत है उसको कराने की। जैसे खदरे में जाने के लिए जो सुकुल टोला पे लास्ट में आप देख रहे होंगे, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, तो वहाँ खड़ंजा कराना, शुक्ला जी के घर से जो सड़क निकल रही है और चक्रोड में नहर में जा रही है, जो नहर पे जा रही है, वहाँ तक जाने के लिए एक खड़ंजे की आवश्यकता है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो हो जाए निकट भविष्य में। रह गई बात कि
जब बजट की बात है, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन रहे हैं और बिजनेसमैन अधिकारियों से कार्य निकालना बड़ा अच्छे से जानते जी हैं, जी जी तो क्या आपने बिजनेस स्किल का उपयोग किया अधिकारियों से अपना काम निकलवाने के लिए? जी। हम लोगों ने एक बार जब डीपीआरओ साहब के पास गए तो उनसे बात किया, हम लोगों ने उनको एक पत्र सौंपा कि सर जो हम लोग की ग्राम सभा की ज़रूरतें हैं उससे हम बजट से हम लोग का कार्य नहीं हो पा रहा है, तो कुछ धन मुहैया कराने के लिए कोई व्यवस्था आप बताइए, चाहे करवाइए जिस तरह से भी। तो उन्होंने एक प्रयास किया जिससे हम लोगों को एक बजट मिला, तो उसमें सड़क और नाली नहीं बनवा सके। उससे केवल आप जैसे कि खाद गड्ढा हुआ, शोकपीट हुआ, जैसे कि ये क्या नाम है कि वेटलैंड हुआ, कुछ ऐसे कार्यों के लिए उन्होंने धन अवमुक्त कराया था, जिससे वो कार्य हम लोगों ने करवाया। जैसे सोख्ता हुआ, पानी जैसे जहाँ नाली नहीं है और पानी निकासी का व्यवस्था भी नहीं है, तो वहाँ हम लोगों ने सोख्ता का भी कार्य करवाया। तो गड्ढा खोद के, जी जी जी, गड्ढा खोद कर उसमें 1 बाई 1 मीटर में उसमें दीवार चलाकर और उसमें गिट्टी, पहले तो कच्चा ईटा, उसके ऊपर एक परत हम लोग ये जो छोटी वाली गिट्टी आती है उसको डाल के, उसके बाद उसमें नाली बना के उसको नल से जोड़ते थे। अब एक तरह ध्यान, क्योंकि नाली का नाम आया तो मुझे याद आया कि आज ही सोशल मीडिया पर एक अपने ग्राम सभा का वीडियो तैर रहा था कि नालियों की सफाई नहीं, जबकि अपने यहाँ 2-2 सफाई कर्मी मौजूद हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं और भविष्य में क्या कार्रवाइयाँ होंगी इस पर? देखिए, नाली की जहाँ बात आती है सफाई की, तो सफाई कर्मी तो साफ करते ही हैं, और कहीं कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सफाई पूर्णतः हुई है, कहीं कहीं छूट जाता है, कहीं कहीं छूट गया है, तो उसको भी हम लोग कराएंगे। और मैं जब प्रधान हुआ था पहली बार, उसमें पूरे ग्राम सभा की पूरी नाली जो रोड पे नालियां हैं उसको मैं एक बार साफ करवाया था, ताकि उसमें इतनी मिट्टियां, लगभग 1-1 मीटर मिट्टियां भरी हुई थी, तो उसको हम लोगों ने पूर्णतः साफ कराया था। फिर एक बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का कार्य फिर दोबारा करके इस सारी नालियों को साफ कर दिया जाए, ताकि कुछ वर्षों के लिए आराम मिल जाए। क्योंकि एक बार हुआ तो लगभग देखिए 4 साल तक, जी 4 साल तो हो गया उस तरह से। बाकी तो सफाई होती रहती है, लेकिन उस तरह की सफाई अभी नहीं हुई है। एक बार फिर मैं पुनः उसको कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि उन क्षेत्रों में जहाँ मतलब सफाई कर्मी कम ध्यान दे रहे हैं, जी उधर के लोगों को शिकायत है। जैसे मैंने एक नाम आपको पहले बताया, तो वो लोग भी थोड़े संतुष्ट, कहीं न कहीं उन लोगों की भी लापरवाही हो जाती है, लेकिन हम लोग उसको अपने तरीके से कराने का प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता जो आजकल चल रही है, जीरो टॉलरेंस की बातें कर रही है सरकार, उस पर आपके क्या विचार हैं और आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जो भी योजनाएं आ रही हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे? जहां तक बात भ्रष्टाचार की है, तो हम लोग जो भी सरकार की योजनाएं आती है, जैसे शौचालय हुआ, आवास हुआ, पेंशन हुआ, और भी कई चीजें हैं, वो जो आती हैं हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति तक पहुंचे। और जितनी भी योजनाएं मैं बताया हूँ, कहीं न कहीं कहीं भी किसी के द्वारा किसी तरह की धन उगाही का कार्य नहीं हुआ है, चाहे वो आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो पेंशन हो। कोई नहीं कह सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि ग्राम प्रधान के द्वारा इनको देने के लिए पैसा मांगा गया, चाहे उनको देने के लिए पैसा मांगा गया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, इस बात की शिकायत भी कोई किया नहीं। मैं मतलब जानना चाहता था कि अक्सर बहुत सारे प्रधानों पर आरोप लगते रहते हैं। जी जी जी। बीच में भी कहेगी कि रिपोर्ट आई थी, कुशीनगर के विभिन्न प्रधानों पर आरोप लगे थे बजट वगैरह को लेकर के। उस बाबत मैं जानना चाहा कि क्या अपने यहाँ का रुख है, हालांकि बाकी किसी की शिकायत तो ऐसा है नहीं। अगले क्रम में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अभी अपने कार्यकाल में आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे इस कार्यकाल में चाहे आने वाले समय में? देखिए, पहला ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा बुधवार का ग्राम पंचायत भवन है जी। वो लगभग बन के तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन करना बाकी रह गया है। जो
मुझे लगता है कि जिले का वो सबसे सुंदर पंचायत भवन होना चाहिए। और इस पे वीडियो साहब ने भी कहा है कि इसको मैं ग्राम सभा जिले से मैं इसको नंबर 1 पंचायत भवन करवाऊंगा, घोषित भी करवाऊंगा। जी जी। दूसरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट केवटैया में जूनियर विद्यालय के पास एक धर्मशाला का निर्माण कराना है, जो पहले से है लेकिन वो छीड़ दिशा में है, किसी कारणवश अभी वो हो नहीं पाया है, लेकिन उसका कार्य भी मैं आने वाले समय में कराऊंगा। और तीसरा जो रामलीला स्थल है, जहाँ दशहरा और तहजीए का मेला लगता है, उसको मैं सुंदरीकरण का कार्य कराने के लिए, जैसे कि वहाँ का इंटरलॉकिंग, एक पोखरा है उसको हम लोगों ने कूड़े से भर दिया, उसमें मिट्टी का कार्य कराना है, वहाँ मिट्टी डलवा के वहाँ इंटरलॉकिंग, और दूसरा बैठने की व्यवस्था, और एक शौचालय, जिससे कि अभी जो बात हुई है, एक सुलभ शौचालय बनवाया जाएगा ताकि क्षेत्रवासियों को भी उसका लाभ मिल सके। और तीसरा है छठ घाट। छठ घाट में बहुत ही समस्याएं हो रही हैं। घाट चूंकि हम लोग के वहाँ है लेकिन अब छोटा पड़ रहा है, संख्या बहुत ज्यादा हो गई। विधायक जी को हम लोगों ने इसके लिए पत्रक दिया था, तो किसी कारणवश वो कार्य रुका हुआ है। अगर वो कार्य नहीं हो पाता है तो आने वाले समय में उसको हम लोग अपने फंड से छठ घाट को कराना हम लोग की प्राथमिकता है। तो ये वहीं विस्तार होगा कि किसी दूसरे पोखरे पर शिफ्ट करेंगे? अब पहले तो वहाँ एक विस्तार कर लिया जाएगा, भविष्य में दूसरे जगह भी अगर संख्या बढ़े तो दूसरे जगह का भी भीड़ थोड़ी सी डिवाइड हो जाएगी। हाँ, भीड़ डिवाइड हो जाएगी, ये हो सकता है, तो कंट्रोल करना आसान रहेगा। हाँ, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर एक घाट वहाँ बन भी जाता है एक तरफ पूरब से पश्चिम की तरफ, तो भी डिवाइडेशन हो जाएगा, मतलब भीड़ वहाँ कम हो जाएगी। चूंकि मेरा यह कार्यक्रम जब मैंने शुरू किया तो उसमें मेरा मेन उद्देश्य था कि ऐसे लोग जो जीरो से उठे, कुछ किया उन्होंने। जी जी। जैसे आप एक बीमा एजेंट से व्यवसायी हुए, व्यवसायी से आप आज ग्राम प्रधान हैं, तो मेरा उद्देश्य था कि जो भी युवा हैं जो घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए ऐसे लोगों को मैं बुलाऊं जो कि उनको प्रेरित कर सके। तो जो युवा संघर्ष कर रहे हैं या छोटे काम से शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें आप अपने जीवन के अनुभवों से क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। आप ईमानदारी से कोई भी कार्य करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अगर ईमानदारी पूर्वक कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो मैं युवाओं को ये कहूँगा कि आप सच्चे मन से किसी भी कार्य को करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। सच्चे मन से करिए, लगातार करिए जी। और अपना सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस हम किस तरीके से करते हैं ये मायने रखता है जी। राजकमल जी, चलते चलाते बुधवार की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बुधवार ग्राम सभा के युवाओं और श्रेष्ठ जनों से निवेदन करता हूँ कि जो गांव में जो भी कार्य छूटे हैं और मुझसे अछूता रह गया हो, उस कार्य को वो मुझसे साझा कर सकते हैं, ताकि मैं गांव के विकास में जो भी कार्य बचे हैं उसे कर सकूं, ताकि मेरे गांव का नाम जिले में और प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पर आवे। बुधवार बाजार बाकी जगहों की तुलना में धीरे धीरे पिछड़ रहा है, तो मेरा एक सुझाव है कि क्यों न एक व्यापार मंडल का गठन हो और फिर वो व्यापार मंडल मिल करके एक योजना के तहत बुधवार बाजार को एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य करे। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए तहसीन जी, व्यापार मंडल होना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि बुधवार एक गांव नहीं है, एक तरह से समझिए तो ये नगर पंचायत है और बड़ा गांव है, तो यहाँ एक व्यापार मंडल का गठन होना ही चाहिए। और मैं प्रयास करूंगा कि व्यापारियों को बुलाकर और इस बात को साझा किया जाए कि एक व्यापार मंडल का गठन हो, ताकि व्यापार में क्या कमियां रह गई हैं, क्या कारण है कि व्यापार पीछे जा रहा है,
इस पे हम लोग विचार करें और इस पे कार्य कर सकें। नहीं, इस पर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं जब भी आसपास के विकास को देख रहा हूँ, जैसे बगल में जगदीशपुर देखिए आगे चला गया, यहीं ओम चौक के छोटा सा चौराहा आगे चला गया, महुई है, और कहीं न कहीं उस मार्फत हम लोग थोड़े पिछड़ रहे हैं। तो एक सॉलिड योजना की जरूरत है, यहाँ सारे व्यापारी बैठ करके कोई एक अच्छा योजना बनाए ताकि हम लोग अपने मार्केट को फिर से पुरानी पहचान और ताकत दे सके, दिया जा सके। तसीम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद गांव की गूंज के इस कार्यक्रम में मंच साझा करने के लिए। आपने कुछ समस्याओं के बारे में बताया जो मुझसे छूटा हुआ है। मैं प्रयास करूंगा कि उस कार्य को पूरा किया जाए ताकि मोदराबाद ग्राम सभा का नाम आगे जाए और सर्वोच्च स्थान पर जिले और प्रदेश में आगे बढ़े। तो सभी दर्शकों को, साथ ही साथ हमारे मेहमान श्री राजकमल मद्धेसिया जी को अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आपसे दर्शकों मैं चाहता हूं कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, दूसरे तक पहुंचाएं और हमें भी प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।